नमस्कार, हिंदी की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझेंगे ल्हासा की ओर पाठ का तीसरा भाग। लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं कि राहुल जी ने ये यात्रा तो 1929 में की थी, लेकिन आज 2024 में अगर हम तिब्बत की यात्रा करें तो क्या कुछ बदलाव हमें मिलेंगे? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या कुछ होंगे बदलाव। देखिए, यातायात के साधन की बात की जाए तो राहुल जी ने यात्रा कैसे की थी? पैदल और घोड़े पर की थी। लेकिन अगर आज तिब्बत की यात्रा करनी है तो बस की सुविधा है, हवाई जहाज की सुविधा है और हम रेल के द्वारा भी यह यात्रा कर सकते हैं। अगर हम बाहरी रूप की बात करें तो राहुल जी को तो छद्म रूप की मजबूरी थी। क्या था उनका? भिखारी का वेश था। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि विदेशियों को तिब्बत में जाने की मनाही थी, एक तरीके से प्रतिबंध था, तो उनकी ये मजबूरी थी। लेकिन आज हम वास्तविक रूप में यह यात्रा कर सकते हैं। हमारे पास परमिट यानी कि वीजा पासपोर्ट हो तो हम यह यात्रा अपने ही वास्तविक रूप में कर सकते हैं। किसी भी छद्म रूप की मजबूरी अब नहीं है। भोजन की बात करें तो परिचितों के घर में उनको खाना मिला या फिर उन्हें खुद ही पकाना पड़ा। लेकिन आज जगह जगह क्या है? भोजनालय की सुविधा है। अब लेखक को तो ल्हासा तक पहुंचने के लिए कितने क्षेत्रों, कितने भूभागों, कितने गांवों को पार करना पड़ा। लेकिन क्या अब हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा? नहीं। अब ल्हासा में सीधा एक हवाई अड्डा है, हवाई जहाज से जाइए और आप सीधे हवाई जहाज से ल्हासा पहुंच सकते हैं। अब बात करें रहने की जगह की तो उनको रहने की जगह मिलती थी कुछ जानकारों के घर में, जो कि सुमति प्रज्ञा जो उनके गाइड के रूप में, मित्र के रूप में उनके साथ थे, उनकी भी बहुत मदद मिली और वो वहां पर ठहरते थे। लेकिन बच्चों, राहुल जी ने इस यात्रा में कई बार अस्तबल को भी अपना आवास बनाया और कई बार तो वो सराय में भी सोए थे। तो देखा, आवास की कितनी ज्यादा दुविधा थी, वहां पर रहने की बिल्कुल भी सुविधा नहीं थी। लेकिन अब आवास गृह की सुविधा है, रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, तो अब ये समस्या हमें नहीं आएगी। तो देखा आपने, 100 वर्षों में कितने बदलाव हो चुके हैं तिब्बत जाने के। तो लेकिन हम अब तक क्या समझ चुके हैं? हम तिब्बती समाज को समझ चुके हैं। तिब्बती समाज कैसा है? जाति प्रथा, पर्दा प्रथा और वहां पर छुआछूत बिल्कुल भी नहीं है। तिब्बती चाय यानी कि बटर टी के बारे में भी हम जान चुके हैं और हमने छद्म रूप के बारे में भी जाना, किसके? लेखक के, कि उनको भिखारी का वेश क्यों बनाना पड़ा था। और साथ में हमने विकट डाडा ठोगला के बारे में भी जाना और वहां पे कानून की क्या व्यवस्था है इसको भी समझा था। इसी के साथ हमने देखा कि लेखक की यात्रा में कुछ बाधा आ गई थी और वो राह से भटक गए थे और वो किस तरीके से लंकोर में पहुंचे। वहां पे उनको चाय सत्तू मिला और गर्मा गर्म थुक्पा मिला और जब वो लंकोर में पहुंचे तो वो तिंगरी के मैदानों में थे। वहीं पर उनको नजर आई तिंगरी समाधि गिरी। तो अब हम यात्रा में राहुल जी के साथ क्यों ना जल्दी से आगे बढ़े और पाठ को भी समझें। तो सुमति और उनके अनगिनत गंडे। अब गंडे क्या होते हैं? गंडे होते हैं जब किसी कपड़े को फाड़ करके एक पट्टी सी बनाई जाती है और मंत्र पढ़कर गांठ लगा दी जाती है तो उसको हम कहते हैं गंडे। जैसे कि एक कपड़े की पट्टी है, इस पे गांठ लगा दी जाए और मंत्र पढ़ दिया जाए तो तावीज या गंडे का निर्माण हो जाता है। अब उनके अनगिनत क्यों थे सुमति जी के? चलिए इस बारे में हम जानते हैं। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। चिरी मतलब कि फाड़ी हुई, बत्तियों मतलब पट्टियां, जो कपड़े की पट्टियां फाड़ी हुई हैं, उनके गंडे उनके खत्म ही नहीं होते थे। भाई क्या राज था इसके बारे में? क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब बोध गया क्या है? देखिए, बिहार में गया नामक एक स्थान है, तो बिहार के गया जिले में एक प्रमुख धार्मिक स्थल है बोध गया। यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्होंने अपने बोध की प्राप्ति की थी, इसलिए स्थान का नाम है बोध गया। तो वो क्या करते थे कि बोध गया से जो कपड़े आए वो अगर उनके खत्म हो गए, उनके जगह जगह तो यजमान थे। सुमति तो तिब्बत की कई बार यात्रा कर चुके थे, तो अगर उनको लगता कि कोई नाराज होएगा कि वो उसके लिए इस तरीके का ताबीज नहीं लेकर आया, तो किसी भी कपड़े को फाड़ते और वो एक गंडा यानी कि एक ताबीज तैयार कर लेते थे। तो ये तो सुमति जी की थोड़ी सी चतुराई थी। अब हम आगे देखते हैं कि सुमति जी और क्या चाहते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे,
मैंने सोचा, यानी कि लेखक राहुल जी ने सोचा, यह तो हफ्ता भर ही उधर लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो यही तो सुमति जी चाहते थे, क्योंकि वह आसपास के गांव में जाकर अपने यजमानों को गंडे ही तो दे रहे थे, जिससे उनको आमदनी हो रही थी। अब राहुल जी ने कहा, जब लहासा हम पहुंच जाएंगे मैं तुम्हें अतिरिक्त रुपए दे दूंगा, अभी तुम मत जाओ। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। भरिया यानी कि वह व्यक्ति जो बोझा उठाता है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब भरिया तो मिला नहीं। अब भरिया नहीं मिला तो लेखक और सुमति प्रज्ञा को अपना सामान खुद ही उठाना पड़ा। अब देखते हैं कि पहाड़ों की तेज धूप आखिर होती कैसे है। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता। थोड़ा सा लेट हो गए चलने में, 10-11 बजा दिए। अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट मतलब माथा तो धूप से जल रहा है, और कंधे के साथ क्या हो रहा था, वो बर्फ हो रहा था, यानी कि बहुत ठंडा हो रहा था। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। कहाँ चल पड़े, चलिए वो देखते हैं। शेखर विहार में, क्योंकि अभी उनको कहाँ पहुंचना है, टिंगरी गांव में पहुंचना है। तो हुआ ये कि यद्यपि सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे। अब सुमति चाहते तो टिंगरी में भी जाकर के अपने यजमानों से, अपने परिचितों से मिल सकते थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। और वो यजमान कहाँ पर थे, वो यजमान थे शेखर विहार में। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा कि हमें वहां पर आदमी मिल जाएगा जो हमारा बोझा वगैरह ढो सकता है, और वहां चलते हैं, जल्दी से, पास में ही है, और शेखर विहार चलते हैं। अब जाना था टिंगरी, अब पहुंच गए वो शेखर विहार। अब शेखर विहार में क्या हुआ, तो लेखक ने एक चीज को समझा, वहां की जमींदारी व्यवस्था को समझा। अब जो तिब्बत की जमीन है बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, जिनके पास अपनी जमीनें हैं। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथों में होता है। तो किनका कंट्रोल होता है इन जागीरों पर, इन जागीरों पर कंट्रोल है, नियंत्रण है मठों का। तिब्बत में अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती भी करता है, कुछ अपनी जमीन पे जागीरदार द्वारा खेती भी की जाती है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, है ना, बिना मजदूरी के मिल जाते हैं, बिना पानी श्रमिक के मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मजदूर वहां पर मिल जाते हैं। उनको बदले में क्या मिल जाता होगा, बदले में कुछ खेती का सामान, कुछ अनाज, ये सब चीजें उनको मिल जाती होंगी। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता कि कितनी खेती हो रही है, कितनी फसल हुई। ये सब देखने के लिए किसको भेजा जाता है, एक भिक्षु को भेजा जाता है, जिसकी बहुत ही ताकत होती है, यानी कि जिसके पास एक शक्ति होती है। इस वजह से उनको क्या माना जाता है, राजा से कम नहीं माना जाता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। अब शेखर विहार में जो खेती है वहां पर किन भिक्षु को भेजा गया था, भिक्षु नमसे को। बड़े भद्र, बड़े सज्जन पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था। कैसा था फिर, क्योंकि उनका बिल्कुल भिखारी जैसा वेश था। लेकिन लेखक के बातचीत के ढंग से वो बहुत प्रभावित हुए होंगे, तो इसीलिए वो उनसे बहुत प्रेम से मिले। उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि लेखक का भेष ऐसा नहीं था कि कोई उनको इतना आदर सम्मान दे। देखिए हमारी बातचीत का लेकिन बहुत प्रभाव पड़ता है। यही प्रभाव लेखक का नमसे पर पड़ा। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर क्या होती हैं, बुद्ध वचन अनुवाद की बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती हैं, यानी कि हस्तलिखित 103 पोथियां वहां पर रखी हुई थी। पोथी होती है बड़ी पुस्तक, और कितनी थी वहां पर, 103 पोथियां वहां पर रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। तो उनको वहां पर कंजूर मिली, यानी कि बुद्ध वचन अनुवाद की बड़ी बड़ी पुस्तकें मिली। यही तो उद्देश्य पूरा हो रहा है राहुल जी का। राहुल जी का तिब्बत यात्रा करने का उद्देश्य मनोरंजन नहीं था। उनकी यात्रा का उद्देश्य था कि वो तिब्बत जाएं और वहां पर ऐतिहासिक सामग्री की खोज करें और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करें।
तो उनकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया। 103 पोथियां मिल गईं। बुद्ध वचन अनुवाद की एक एक पोथी 15-15 सेर से कम की नहीं थी। एक सेर 1 किलो से थोड़ा ही कम होता है। इतनी सारी किताबें, लेखक का उद्देश्य हो गया पूरा, उन्हें और क्या चाहिए। तो सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब तक तो लेखक मना कर देते, मत जाओ, हमें सीधा निकलना है, हमें तिंगरी जल्दी पहुंचना है, तिंगरी पहुंचेंगे तो आगे के गांव पार करते हुए हम लहासा पहुंच पाएंगे। लेकिन अब तो उनके यात्रा का उद्देश्य पूरा हो रहा था। तो जैसे ही सुमति ने कहा मुझे आसपास के गांवों में अपने यजमानों से मिलने जा रहा है, तो लेखक ने सोचा कि अब तो मेरे पास क्या है, पुस्तकें हैं, मैं तो अब पुस्तकों के भीतर हूँ, मैं तो डूब चुका हूँ, मुझे और क्या चाहिए। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह चले गए। अब लेखक को कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, सुमति जी थोड़ा सा सब जगह देख करके आएंगे, घूम करके आएंगे, समय लगा करके आएंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब यहाँ से भी चल पड़े। कहाँ से चल पड़े? शेकर विहार से। शेकर विहार से उन्हें कहाँ पहुंचना है? बिल्कुल सही, उन्हें पहुंचना है तिंगरी गांव। तो हमने जो यात्रा की कि वो शेकर विहार से, कहाँ से? शेकर विहार में तो पहुंचे थे वो लंगकोर से, और लंगकोर से पहले उन्होंने एक थोंगला डांडा पार किया था। उससे पहले कहाँ थे वो? एक यालेप नामक गांव में थे। तो शेकर विहार से तिंगरी उनको पहुंचना है और शेकर विहार से उनकी विदाई हो चुकी और पाठ भी यहीं पर खत्म हो गया। तो बताइए, क्या वो लहासा पहुंच गए? नहीं, अभी भी उनकी यात्रा जारी है और उन्होंने ये अपनी यात्रा की। तो हम देख लेते हैं अभी तक हमने क्या समझा। सुमति और उनके यजमानों के बारे में जाना, हमने जमींदारी व्यवस्था को भी समझा तिब्बत की, और भिक्षु नमसे से जो लेखक की मुलाकात हुई वह भी हमने पढ़ी, और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जिन्हें कंजूर कहा जाता है, जो कि बुद्ध वचन अनुवाद होते हैं। और फिर हो गया लेखक का तिंगरी की ओर प्रस्थान। अब चल पड़े सुमति, प्रज्ञा और राहुल जी। तो बच्चों, लेखक ने लहासा की जो अपनी यात्रा है, जब वो लहासा में पहुंचे तब था 17 जुलाई 1929 और वो वहां पर 24 अप्रैल 1930 तक रहे थे। तो इसका मतलब अभी इस पाठ में तो वो नहीं पहुंचे, लेकिन जब हम तिब्बत में 1.25 बरस उनकी पूरी पुस्तक पढ़ते हैं तब हमें उनकी लहासा की ओर तक की पूरी यात्रा पढ़ने को मिलती है। तो अब तो है आपके लिए अभ्यास कार्य कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार अन्य अभ्यास प्रश्न भी हैं। आप कीजिए ये अभ्यास प्रश्न और मैं लेती हूँ आपसे विदा। धन्यवाद।